नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक है व्यापार से साम्राज्य तक। देखिए, आपने सुना होगा कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी, एक व्यापारिक कंपनी बनकर भारत में आई थी। वह कैसे इतनी विशाल भारत पर शासन कर कर लगभग भारत को 250 साल तक उसने गुलाम बनाए रखा, इसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। देखिए, इस चर्चा करते समय शुरुआत करते हैं व्यापार से साम्राज्य तक इतिहास का ये पाठ है, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि मुगल बादशाहों में सबसे शक्तिशाली अंतिम जो मुगल शासक था वह औरंगजेब था। उसने अपने आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर कर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर ली थी। परंतु जैसे ही समय गुजरा, जैसे ही 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, दिल्ली की सल्तनत पे से मुगल शासकों का जो पकड़ थी वो धीरे धीरे छूटने लगती है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहुत से अमीर सूबेदारों ने, बड़े जमींदारों ने आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और कब्जा करने के बाद में नई नई रियासतें कायम कर ली। अब नई नई रियासतों के कायम होने के बाद में अब दिल्ली का वह वर्चस्व नहीं बना रहा जो वर्चस्व औरंगजेब के समय में था। मतलब नई छोटी रियासतें पैदा हुई ना, तो दिल्ली की राजगद्दी से पूरे देश पर चलने वाला शासन की पकड़ कमजोर हो गई, क्योंकि छोटी छोटी रियासतें जो दिल्ली की ताकत थी ना, औरंगजेब जब तक जीवित था तब तक वो सभी रियासतें औरंगजेब के अधीन थी, तो ताकत संगठित थी। परंतु जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, वह ताकत असंगठित हो गई और विघटित होकर बहुत सी रियासतों में तब्दील हो गई, जिससे दिल्ली की स्थिति बहुत डावाडोल हो गई। अब इन्हीं सबको देखकर दिल्ली की जब स्थिति कमजोर हो गई, तो इन्हीं का फायदा देखकर एकाएक ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज कंपनी के रूप में एक ऐसी कंपनी का उदय हुआ जो कंपनी यहाँ पर सिर्फ व्यापार करने आई थी। उसकी कोई इच्छा नहीं थी कि वो यहाँ के क्षेत्रों पर शासन करे। परंतु ऐसा क्या हो गया कि एक पल में, कुछ ही दिनों में जो कंपनी यहाँ व्यापारिक बन के आई थी वो एकाएक यहाँ पर शासन करने लग गई। इसी की हम चर्चा करेंगे। अब देखिए, चर्चा के लिए हमने 2 बिंदु सेलेक्ट किए हैं। उन बिंदुओं में पहला बिंदु है पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। अब देखिए, शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब शुरुआत हुई थी, सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आई थी। शुरुआत में 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से पूर्व में व्यापार करने के लिए चार्टर या इजाजतनामा ले लिया। इस चार्टर इजाजतनामा के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को यह परमिशन दी गई कि वो पूरब में व्यापार कर सकती थी। इसके अलावा इस इजाजतनामे के आधार पर इंग्लैंड की और कोई दूसरी कंपनी अब पूर्व में व्यापार के लिए नहीं जा सकती थी। ऐसी ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दे दी गई। अब इस परमिशन के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए पूर्व में व्यापार करने के लिए कोई दूसरी प्रतिस्पर्धा करने वाली कंपनी नहीं थी। कुल मिलाकर ईस्ट इंडिया कंपनी को एलिजाबेथ की तरफ से पूर्व में व्यापार करने की एक छत्र अनुमति मिल चुकी थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी समुद्र पार हिंद महासागर की तरफ जाकर नए नए बाजार खंगाल कर वहां पर अपना व्यापार कर सकती थी। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अब लगने लग गया था कि बाहर जहां यूरोप में जरूरत की चीजें ना, वो जरूरत की चीजें हम बाहर समुद्र पार जाकर लेकर आएंगे, वहां सस्ते दाम से लेके आएंगे और यहाँ आकर महंगे दामों में बेच देंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी को ऐसा लगने लग गया कि अब हमारा व्यापारिक स्तर बढ़ने वाला है और मुनाफे में वृद्धि होने वाली है। परंतु महारानी एलिजाबेथ का जो आदेश था वो इंग्लैंड की कंपनियों पर लागू होने वाला था। यह आदेश या चार्टर या इजाजतनामा ये यूरोप की और कंपनियों को पूर्व में जाने से नहीं रोक सकता था। जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लैंड की कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी अफ्रीका के तटों से गुजरकर हिंद महासागर के तट होते हुए भारत पहुंचती, उससे पहले दूसरी यूरोपीय कंपनी, पुर्तगाली कंपनी के एक समुद्र यात्री वास्को डी गामा ने 1498 में भारत के समुद्री तट का पता लगाकर एक नया इतिहास रच दिया।
और व्यापारिक कंपनी के रूप में पुर्तगालियों की भारत पर पकड़ मजबूत करने की शुरुआत कर दी। पुर्तगालियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले भारत पहुंचकर गोवा पर अधिकार कर लिया। अब धीरे धीरे व्यवस्थाएं चेंज होती गई। कुछ समय बाद डच हॉलैंड की कंपनी भी व्यापारिक स्थान तलाश करते करते भारत के तटीय इलाकों में आ गई और उसी के कुछ समय बाद में ही फ्रेंच कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी भी अब अपना व्यापार करने भारत में आ चुकी थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए समस्याएं पैदा होने वाली थी। जो समस्याएं वह मानता था कि समस्या पैदा नहीं होगी प्रतिस्पर्धा की, वह प्रतिस्पर्धा अब ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने खड़ी हो चुकी थी। अब देखिए इसके बाद में कंपनी यहाँ पर आ गई तो अब देखिए सभी जो कंपनियाँ थी, चाहे डच हो हॉलैंड की, फ्रेंच हो फ्रांस की, पुर्तगाली हो या ईस्ट इंडिया कंपनी हो, सभी का लक्ष्य एक ही था। वो सभी एक ही प्रकार की चीजें भारत से लेकर जाना चाहती थी। सभी का मकसद यही था यहाँ से कम कीमत में वस्तु खरीदें और उसे यूरोप महाद्वीप में ले जाकर महंगे दामों में बेचकर उससे मुनाफा कमाया जाए। ऐसा मकसद, ऐसी इच्छा सबकी थी। परंतु उनकी जो यहाँ पे चीजें खरीदने की इच्छा थी वो थी भारत के रेशमी वस्त्र और साथ ही यहाँ पर बारीक सूती वस्त्रों की मांग यूरोप महाद्वीप में ज्यादा थी। सभी कंपनियां चाहती थी कि उन्हें मुनाफा हो, तो वो ये भी चाहती थी कि जिस चीज की मांग यूरोप महाद्वीप में है वो चीज हम यहाँ से लेकर जाएं। तो सूती वस्त्र और रेशमी चीजों की यहाँ ज्यादा मांग थी जो यूरोप महाद्वीप में चाहिए था। अब देखिए उसके अलावा लौंग, इलायची, गरम मसाला, दालचीनी, इनकी भी अधिक मात्रा में मांग थी। परंतु मांग अधिक थी और भारत का जो क्षेत्र था वो सीमित क्षेत्र था जहां पर ये चीजें मिलती थी। इसलिए जब सभी कंपनियों ने मांग की तो फिर यहाँ पर भारत में उन जरूरत की चीजों के दाम बढ़ने लग गए। जाहिर सी बात है, जब चीज कम होगी और मांग अधिक होगी तो फिर क्या होगा, जैस महंगाई बढ़ जाएगी। अब जब कीमतें बढ़ गई तो फिर कंपनियों, विदेशी कंपनियों को, यूरोपीय कंपनियों को मुनाफा कम हो गया। अब मुनाफा कम हो गया तो कंपनी का व्यापार करना एक तरह से विफल हो गया। जिस चीज में, जिस व्यापार में हमें मुनाफा कम हो उस व्यापार को हम नहीं करते हैं। परंतु यहाँ पर अंग्रेजों के सामने जो यूरोपीय कंपनियां थी उनके सामने समस्या आ गई थी, मुनाफा कम हो रहा था। उस समस्या को दूर करने के लिए उनके सामने दो ही रास्ते थे, या तो वो व्यापार बंद कर दें या फिर दूसरी कंपनियों को भारत में आने से रोकें। और इसी दूसरे तरीके का सभी कंपनियों ने उपयोग किया और समुद्र में, जो गहरा समुद्र होता है जहां पर तट बहुत दूर होते हैं, वहां पर दोनों सभी कंपनियों ने एक दूसरी कंपनियों को हथियार के दम पर रोकना चाहा और वहीं पर जब माल से लदे हुए जहाज आते या जाते तो उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया गया। इनमें सबसे ताकतवर कंपनी के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी उभरी, जिसने अपने तोप के बेड़े के आधार पर बहुत सी कंपनियों को भारत में व्यापार करने से रोक दिया। अब मुनाफे के चक्कर में, जब मुनाफा कमाते हैं ना, मुनाफा दिखता है, लाभ होता है, लाभ नहीं होता है, तो लाभ को कमाने के चक्कर में ये कंपनियां एक दूसरे की प्रतिद्वंदी हो गई, विरोधी हो गई। और विरोधी होने के बाद में स्थिति इस प्रकार की हो गई कि कंपनी ने मुनाफे के चक्कर में भारत के शासकों से भी विवाद कर लिया। अब राजनीति और व्यापार दोनों को कंपनी ने बहुत दूर रखना चाहा, परंतु वह सफल नहीं हो पाई, क्योंकि जब मुनाफे की बात आती है तो हितों का टकराव होता है और उस हितों के टकराव के बाद में संभावनाएं हथियारों तक पहुंच जाती है। अब देखिए आगे का चैप्टर जो है वो है बंगाल में व्यापार की शुरुआत। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहली अपनी कंपनी जो थी बंगाल में हुगली नदी के तट पर 1651 में लगाई थी। यहाँ पर उन्होंने जो फैक्ट्री लगाई थी उस फैक्ट्री के में काम करने वाले व्यक्तियों को फैक्टर कहा गया। क्या कहा गया? फैक्टर कहा गया। उस फैक्टर जो कर्मचारी थे वो कर्मचारी उस कंपनी के लिए अपने कार्य करने में
लग गए। अब उसी फैक्ट्री में वहाँ पर रहने वाले जो अधिकारी थे उन्होंने भी वहीं डेरा डालना शुरू कर दिया। जब कंपनी वहाँ है तो फिर वहाँ के अधिकारी कहाँ जाएंगे, वो भी वहीं पर दफ्तर लगाकर वहाँ रहना उन्होंने शुरू कर दिया। कंपनी ने उसी फैक्ट्री के अंतर्गत एक वेयर हाउस का निर्माण करवाया था, जिसके अंतर्गत निर्यात किए जाने वाले माल को उस वेयर हाउस में भर दिया जाता था। धीरे धीरे कंपनी के बड़े अधिकारियों ने, जो उस कंपनी के सौदेदार थे, कंपनी के हिस्सेदार थे, कंपनी के कर्मचारी थे, उन सभी कर्मचारियों को कंपनी का बढ़ता स्तर देखकर आसपास के इलाकों में बसने के लिए मजबूर कर दिया। अब कंपनी पास में थी तो वहाँ पर बहुत से लोग आकर बसना शुरू कर देते हैं। अधिक मात्रा में शुरू होने के बाद में 1696 के आसपास कंपनी ने अपनी जो कंपनी लगाई थी कलकत्ता में, बंगाल में, बिल्कुल नदी तट पर, उसके आसपास के पूरे क्षेत्र पर इतनी जनसंख्या बस चुकी थी, वो एक किला बन चुका था। यानी वहाँ पर अंग्रेजों, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कार्य करने वाले व्यक्ति थे, कर्मचारी थे, वो सब इकट्ठे हो चुके थे, उनकी बस्ती वहाँ पर बस चुकी थी। यह एक तरह से किला बन चुका था। अब किला बनने के बाद में अंग्रेजों जब कंपनी बस गई ना, तो वहाँ पर मुगल बादशाह औरंगजेब के जो कार्य करने वाले प्रधान व्यक्ति थे, उनसे रिश्वत देकर 3 गांव खरीद लिए। 3 गांव जमीन खरीद ली, क्योंकि कंपनी को बसाना था। अब जब कंपनी चल रही है, उनके व्यक्ति काम करने वाले अधिकारी अगर बस रहे हैं तो उनके लिए जगह चाहिए, तो कंपनी ने 3 गांव की जमीन खरीद कर वहां पर अपनी व्यापारिक गतिविधियां बढ़ा दी। उन्हीं गांव में से एक गांव कालीकट्टा था, जो प्रेजेंट टाइम में कोलकाता है, जिसे हम पश्चिम बंगाल की राजधानी के रूप में जानते हैं। कंपनी के बस जाने के बाद में अब कंपनी के जैसे व्यक्ति आकर बस गए, तो कंपनी ने वहाँ के जो बादशाह, दिल्ली के बादशाह जिनका अधिकार था पूरे भारत पर, उस दिल्ली के बादशाह औरंगजेब को पैसा देकर, रिश्वत देकर या उनसे अनुमति लेकर बिना टैक्स दिए व्यापार करने की अनुमति ले ली। अब कंपनी बिना किसी रोक टोक के, बिना पैसा दिए व्यापार, टैक्स दिए व्यापार कर सकती थी। परंतु यह जो इजाज़त थी, जो इजाज़तनामा औरंगजेब ने जारी किया था, यह इजाज़तनामा सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए था। परंतु इस इजाज़तनामे का फायदा, इस इजाज़तनामे की आड़ में कंपनी के जो अधिकारी जो अपना निजी व्यापार करते थे कंपनी से हटकर, उन निजी अधिकारियों ने भी बिना टैक्स दिए व्यापार करने की प्रणाली शुरू कर दी, जिससे अब बंगाल के राजस्व में धीरे धीरे कमी आने लग गई। जब राजस्व घटा तो फिर मुर्शिद कुली खां, जो बंगाल का शासक था, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को जो अधिकारी थे उनसे निजी व्यापार के लिए, टैक्स फ्री होने के लिए, जो टैक्स फ्री हो रहे थे, जिन्होंने निजी अधिकारियों ने भी टैक्स देना बंद कर दिया था, उनको खिलाफ एक्शन लिया, उनके खिलाफ कार्रवाई की। उस कार्रवाई को देखकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी मुर्शिद कुली खां के खिलाफ कार्रवाई कर दी। अंग्रेजों की इस प्रकार से अंग्रेजों के द्वारा जब शक्ति अपनाई गई, तो फिर विवाद जो थे शासकों और व्यापारियों में बढ़ता ही चला गया। इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को अपने हथियारों का प्रयोग कर अपनी ताकत के दम पर इस क्षेत्र में जमने का अवसर मिल गया। अब देखिए, कंपनी ने जब व्यापार शुरुआत कर दी और बिना टैक्स के जब उसने व्यापार शुरू किया, निजी अधिकारी भी बिना टैक्स व्यापार करने लगे, तो मुर्शिद कुली खां ने उसके खिलाफ बगावत कर दी। उसको, कंपनी को जो अधिकारी थे निजी व्यापार करते थे, उनको निजी व्यापार करने पर रोक लगा दी। अब देखिए, इसको हम पॉइंट पढ़ेंगे, व्यापार से साम्राज्य तक, व्यापार से साम्राज्य तक, साम्राज्य तक। अब देखिए, जब बिना टैक्स के व्यापार होने लग गया, तो
बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य टकराव जो था बढ़ता ही चला गया, गतिरोध नया पैदा हो गया। औरंगजेब के शाही फरमान के आधार पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की, बिना टैक्स दिए व्यापार करने की अनुमति मिल चुकी थी, परंतु औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद में सभी बड़ी रियासतों ने अपने क्षेत्र अधिकार कायम कर लिए थे। जैसे ही उनकी मृत्यु हुई वैसे ही बंगाल के नवाबों ने भी अपनी ताकत को दिखाना शुरू कर दिया था। यही हाल आसपास की और रियासतों का था जिन्होंने कंपनी को आंखें दिखाना शुरू कर दिया। बंगाल के नवाबों में मुर्शीद कुली खां के बाद अलीवर्दी खां और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल की राजगद्दी पर बैठता है। ये तीनों ही शक्तिशाली शासक थे जिन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया कि औरंगजेब ने जो आदेश दिया था वो दिल्ली की शाही गद्दी का था, वो दिल्ली में रह गया। यहाँ पर बंगाल में व्यापार करना है तो बंगाल के व्यापारियों से बंगाल के नवाबों से परमिशन लेनी पड़ेगी। बंगाल के नवाबों ने रियायतें देने से ईस्ट इंडिया कंपनी को मना कर दिया। साथ ही व्यापार अगर आपको हमारे क्षेत्र में करना है तो उसके बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी पे नजराने मांगे गए, गिफ्टें मांगी गई कि आप हमें पैसा दीजिए, आप सशुल्क दीजिए, हमें अलग अलग गिफ्ट दीजिए, उपहार दीजिए, उसके बाद में हम आपको व्यापार करने देंगे। साथ ही कंपनी को सिक्के बनाने से भी रोक दिया गया। कंपनी के अधिकार सीमित हो गए। उसकी किलेबंदी जो कंपनी अपने क्षेत्र फैला रही थी उस किलेबंदी को एक तरह से रोक दिया गया। कंपनी पर बहुत से इल्ज़ाम लगाए गए, दोषी ठहराया गया, कहा गया कि कंपनी राजस्व नहीं चुका रही है, इससे बंगाल के राजस्व में कमी आ रही है और नवाबों की अधिकार जो थी, ताकत जो थी वो कम होती जा रही है। अंग्रेज अधिकारियों ने ऐसे ऐसे अपमानजनक पत्र लिखे जिन पत्रों से बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों की बेइज्जती होने लगी, अपमान होने लगा। कंपनी को लगने लग गया कि इन लोकल एरिया के, क्योंकि बादशाह औरंगजेब पर फरमान में मिल चुका था, इन लोकल एरिया क्षेत्रीय एरियो में नवाब है, ये जो यहाँ के क्षेत्र अधिकारी है, इनकी दखल अंदाजी से हमारा व्यापार प्रभावित हो रहा है। अब व्यापार को चलाने के लिए, सही स्थिति में लाने के लिए शुल्क में छूट देनी ही पड़ेगी। ऐसा कहकर कंपनी ने बंगाल के नवाबों को स्पष्ट कह दिया कि आपको शुल्क में छूट देनी पड़ेगी। ऐसी स्थिति, तनातनीपूर्ण स्थिति को देखकर बंगाल के नवाबों के मध्य और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य गतिरोध और ज्यादा बढ़ता ही चला गया। अब स्थिति इस तरह की हो गई कि व्यापार करने के लिए कंपनी को शुल्क देना पड़ा। अब शुल्क देता देखकर जब मुनाफाखोरी कम हो गई, जब मुनाफा कंपनी को कम हुआ तो फिर अब कंपनियों ने तय कर लिया कि जब घी सीधी उंगली पे नहीं निकलेगा तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। कंपनी यह भी जानती थी व्यापार को मुनाफा कमाने के लिए सशुल्क हम व्यापार नहीं करते, शुल्क में छूट नवाबों द्वारा देनी पड़ेगी। साथ ही कंपनी ये भी जानती थी कि व्यापार का विस्तार करने के लिए यहाँ पर हमें अपने जो मजदूर है, अपने कर्मचारियों, उनको बसाना होगा, बस्तियाँ बसानी होगी, तो उसके लिए हमें ज़मीन भी चाहिए, गांव खरीदने होंगे, जिसके बाद ज़मीनें आएगी और ज़मीन आने के बाद हम हमारे बस्तियों को यहाँ पर बसा सकते हैं। परंतु बंगाल के नवाबों की तरफ से जब इस प्रकार कोई परमिशन नहीं दी गई, इस प्रकार की अनुमति नहीं दी गई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने तय कर लिया कि अब जब बात सीधी उंगली से नहीं हो रही है तो हमें उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। जब कंपनी ने बिना शुल्क दिए व्यापार जारी रखा तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, जो उस समय एक बहुत शक्तिशाली शासक था, उसने तय कर लिया कि कंपनी को अब ताकत के दम पर जवाब देना जरूरी है। इसी जवाब के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और उसकी सेना के मध्य फ्लासी के मैदान में ऐतिहासिक युद्ध हुआ, जो फ्लासी का युद्ध कहलाया। यह 1757 में लड़ा गया था। इस युद्ध में सिराजुद्दौला की बंगाल के नवाब की पराजय होती है और पराजय होने के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक आत्मविश्वास मिलता है कि हम ताकत के दम पर यहाँ व्यापार कर सकते हैं। कल तक जो कंपनी यहाँ के शासकों से रिक्वेस्ट कर
दया याचिका कर कर व्यापार कर रही थी। अब उसने तय कर लिया कि अगर कोई व्यापारी, उसने तय कर लिया यदि कोई नवाब या यहाँ का क्षेत्र अधिकारी, राजा, रियासतदार, जमींदार हमें व्यापार करने पर रोकते हैं तो अब उनसे रिक्वेस्ट नहीं की जाएगी, हम ताकत के दम पर यहाँ पर शासन करेंगे। यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सैनिक ताकत के दम पर पहली जीत थी, जिसके आधार पर अब उसने तय कर लिया कि अब जो व्यक्ति हमसे व्यापार नहीं करेगा उसे हम झुका देंगे और सैनिक ताकत के दम पर